हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेनफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 ऑफ एंटी पेपर 1, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो एक कंप्लीट यूनिट को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ एंटी कॉमर्स की जो है 10 की 10 यूनिट डिस्कस करी थी, कंप्लीट यूनिट्स। तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए थे और लर्नर्स की डिमांड भी आई थी कि सर पेपर 1 की भी यूनिट डिस्कस करिए। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, होप्स आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम भी आ रही हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। इस यूनिट के मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही आइडिया हो जाए कि इस कंप्लीट वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो जो यूनिट रहेगी वो कंटेंट रहेगा वो हमारा सिलेबस और साथ में प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं दे रखे होते, जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो हमारा क्या है, पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीपी में से आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। मतलब डायरेक्ट हमें टॉपिक्स नहीं इन्वॉल्व कर रखे, लेकिन मैंने उन टॉपिक्स को इस वीडियो में डाल रखा है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आस्क किए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो सिलेबस का पार्ट हैं, बट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा। क्यों नहीं करा? बिकॉज उसमें से अभी तक एक भी क्वेश्चन आस्क नहीं किया गया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन फ्यूचर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आस्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब अगर एक पैराग्राफ है, उसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको हाईलाइट करके आपको शो कर रखा है, जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा बेस्ट वे है किसी चीज को अंडरस्टैंड करने का। दूसरा है ब्रीफ एंड इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि मैंने हर एक चीज इस वीडियो में, इस यूनिट में डाल दी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वो चीज डाल रखी है जो इंपॉर्टेंट है, जिस चीज से हमें लिंक है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, वही चीज आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। फालतू का कंटेंट मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं करा, क्योंकि अगर फालतू का कंटेंट ही हमें डिस्कस करना है तो आप इससे अच्छा एक कोई बुक ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके लिए। तो इसमें एक समरी फॉर्म में आपको चीजें रिवाइज और गो थ्रू करने के लिए मिल जाएंगी। इंक्लूड प्रीवियस ईयर। हर 2 से 3 टॉपिक के बाद मैंने प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। क्योंकि अगर आप एक चीज को पढ़ते जाएंगे और आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो उस चीज का आई थिंक कोई इफेक्टिव वे नहीं है। नेक्स्ट है मैनी मोर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टाइम टू टाइम पता लगती रहेंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स नहीं होंगे इसमें, लेकिन हाँ, जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, हर 1 या 2 साल बाद जब भी एनटी एग्जाम लेते हैं, तो उसमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक टीचिंग के हमारे 3 लेवल हैं। 3 लेवल है, नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अब तीनों लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये लेवल दिए किसने थे, तीनों के अलग अलग जो है प्रोपाउंडर्स हैं, जो जनरली मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछे जाते हैं। सो ए टीचर टीच स्टूडेंट्स एट 3 लेवल। तो बेसिकली टीचर जो है वो 3 लेवल पे एक स्टूडेंट को टीच करता है। दे हैव टू कीप इन द माइंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ द लर्नर। अब एक जो लर्नर है उसका डेवलपमेंट लेवल को हमको जानना पड़ता है टीच करते हुए। ठीक है, क्योंकि कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जो जिनकी कैचिंग पावर काफी अच्छी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर काफी फोकस करना होता है, तब जाके वो पढ़ते हैं। तो एक लर्नर का जो डेवलपमेंट लेवल है उसको जानने के बाद ही एक टीचर सही से क्या कर सकता है, टीच कर सकता है। तो देर आर टोटल 3 लेवल्स। वन इज मेमोरी, सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर एक लेवल को। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल की। तो मेमोरी लेवल जो है, नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर जो टीचर है सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, किसको, लर्नर को। टीचर का काम है कि हर एक चीज एक लर्नर को बताना। ठीक है, क्लास में गया, हर एक चीज बताएगा कि इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, टॉपिक को समझाएगा भी। हर एक चीज जो है एक टीचर परफॉर्म कर रहा है। टीचर का मेजर रोल रहता है इस लेवल के अंदर। हर्बर्ट इज द मेन प्रोपाउंडर, हम कह सकते हैं। जो इस लेवल को डेवलप किया था वो हर्बर्ट ने ही किया था। मैच ऑफ द फ्लोइंग में बहुत बार आस्क किया गया है कि एक साइड हमें प्रोपाउंडर दे रखे होते हैं, दूसरी साइड हमें लेवल दे रखा होता है। द नॉलेज अंडर दिस इज फैक्चुअल इन नेचर। तो फैक्ट बेस्ड नॉलेज होती है हमारे इस लेवल के अंदर। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन हमसे आज के जाते हैं कि ये कहाँ हुआ था, ये कब बना था, ये सब चीजें जो जिसमें हमें याद रखनी पड़ती है चीजों को। मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली इस लेवल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट मैटर शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज। जो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि मान लो एक बुक ली, टीचर उसी बुक में से पढ़ाता जा रहा है, क्योंकि वो वेल स्ट्रक्चर्ड है और वेल ऑर्गेनाइज है, तो ये एक मेमोरी लेवल है। कहते हैं कि रट्टाफिकेशन हम यहाँ पे बेसिकली करवाने की कोशिश करते हैं। द लेवल इज मेनली टीचर डोमिनेटेड, क्योंकि हर एक चीज टीचर करवा रहे हैं, तो जो लेवल है, जो बात है, सारी टीचर के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे टीचर की डोमिनेंस जो है वो ज्यादा चलती है।
द रोल ऑफ लर्नर इज पैसिव, अगेन जब टीचर का डोमिनेंट रोल है तो लर्नर का रोल कैसा रहेगा, हमारा पैसिव रहेगा। मेनली इवेल्युएशन सिस्टम अंडर दिस इज आर ओरल एंड रिटर्न टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो इवेल्युएट किया जाता है लर्नर को वो किस बेस पे करा जाता है, ओरल क्वेश्चंस पूछकर या रिटर्न टेस्ट लेकर उसको इवेल्युएट करा जाता है। टीचिंग अंडर दिस इज थॉटलेस, क्योंकि एक लर्नर का रोल ही पैसिव है तो वो अपनी थिंकिंग का यूज नहीं कर पा रहा है, सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो टीचिंग का जो मेथड रहेगा वो कैसा रहेगा, थॉटलेस है। ठीक है, थिंकिंग का तो कोई यूज ही नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए इसको थॉटलेस मेथड भी कहा जाता है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था मेमोरी लेवल, जहाँ पे स्ट्रेस जो दिया जा रहा है वो मेमोरी पर दिया जा रहा है। चलिए, अब जो लेवल है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अभी तक तो हम बच्चों वाले लेवल की बात करते हैं, टीचर आया वो जो पढ़ा रहा है वो पढ़ रहा है। अब अंडरस्टैंडिंग, जो धीरे धीरे जो रोल है एक लर्नर का वो चेंज हो रहा है। अभी तक वो सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा था वो पढ़ रहा है, लेकिन अब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो एट दिस लेवल लर्नर्स गेट टू नो द मीनिंग ऑफ थिंग्स एंड कंसेप्ट। टीचर ने पढ़ाया, उसने सिर्फ सुना ही नहीं, उसको समझने की भी कोशिश करी। वो जान रहा है कि ऐसा चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो लर्नर जो है वो मीनिंग को जानने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस लेवल के अंदर। मोरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट, याद रखना अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने दिया था, मोरिसन ने दिया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत बार आस्क किया जाता है, तो इन फ्यूचर भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अब जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो चुका है, तो इस तरह के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह गया। द मेन टीचिंग मेथड यूज्ड अंडर दिस लेवल इज लेक्चर एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन। तो लेक्चर के साथ डेमोन्स्ट्रेट करके भी एक टीचर जो है वो पढ़ाता है किसको, स्टूडेंट्स को। डेमोन्स्ट्रेशन जैसे इसकी मॉडल ले गया बनाकर और बच्चों को बताया कि देखो कैसे कैसे काम हो रहा है, या प्रैक्टिकल थिंग्स की थोड़ी सी नॉलेज दी उनको। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, लेक्चर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी करा जाता है। द क्लासरूम लेवल इज मोर लाइवली एंड एनकरेजिंग। तो बेसिकली एनकरेजिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे एनकरेजमेंट है, लर्नर भी थोड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, दैट्स वाई ये एक एनकरेजिंग क्लासरूम रहता है। द टीचिंग रोल इज प्रोमिनेंट एट दिस लेवल। तो टीचर का तो रोल रहते रहता है, साथ में एक लर्नर का भी रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लर्नर बेसिकली एक्टिव हो जाता है यहाँ पर, और इट इज अ थॉटफुल टीचिंग। तो याद रखना ये कैसी टीचिंग है, ये थॉटफुल है। वो थॉटलेस टीचिंग थी, ये थॉटफुल है। यहाँ पे थिंकिंग का यूज करा जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज थॉटफुल टीचिंग। इसके बाद चलते हैं, हाईएस्ट लेवल आ गया। पहले लेवल के अंदर टीचर डोमिनेंट था, दूसरे लेवल में टीचर और लर्नर दोनों डोमिनेंट थे, लेकिन थर्ड लेवल आया जिसमें टीचर को कहा कि भैया तू बैठ जा, अब मैं ही करूंगा जो करूंगा। तो लर्नर का रोल यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है अंडर द रिफ्लेक्टिव लेवल। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। हंट प्रोपाउंडेड दिस लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये लेवल किसने दिया था, हंट ने दिया था, इस लेवल को प्रोपाउंड किया था। इट इज हाईली थॉटफुल, ये सबसे ज्यादा थॉटफुल है, सबसे ज्यादा थिंकिंग का यूज करा जाता है अंडर द रिफ्लेक्टिव लेवल। स्टूडेंट का रोल सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो यहाँ पे सोचता है कि स्टडीज को सॉल्व करता है। तो हाईली थॉटफुल हमें देखने को मिलता है ये वाला लेवल। हियर पीपल रोल ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस। तो स्टूडेंट का यहाँ पे प्राइमरी प्लेस है और टीचर का प्लेस जो रहता है वो सेकेंडरी है। टीचर को पीछे खड़ा कर दिया जाता है, टीचर भैया तू बैठ, हम जो करेंगे, स्टूडेंट कहते हैं हम करेंगे, अपने हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं और अपने हिसाब से उन चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। दिस लेवल मेक्स द लर्नर टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस लेवल के अंदर सॉल्व करी जाती हैं। उनको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सिखाई जाती है कि किस तरह उनको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल में ही सिखाया जाता है। Here classroom environment is open and independent. Student are too active under this level. Study material is not recognized. तो बेसिकली स्टडी लेवल हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। जैसे कि अगर हम बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी में होता क्या है, गाइड करता क्या है, सिर्फ गाइड है, गाइडेंस ही प्रोवाइड करता है। सारी जो चीज़ें करनी होती हैं वो स्कॉलर को ही करनी होती है। तो ये एक रिफ्लेक्टिव लेवल हम कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं होता, आपको खुद से थीसिस राइट करनी होती है, हर एक चीज़ करनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पीएचडी का जो लेवल रहता है वो एक रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर काम करता है। ओके, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्वयं और स्वयं प्रभा। शायद ही कोई जाती हो शिफ्ट जिसमें इस तरह का क्वेश्चन ना किया जाता हो, स्वयं और स्वयं प्रभा से। ठीक है, फुल फॉर्म से लेके कितने इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव हैं या कुछ है, सब चीज़ें पूछी जाती हैं अंडर द स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है, और ट्रेंडिंग में भी रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ओके, स्वयं जो है एक प्रोग्राम है बेसिकली जो इनिशिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, इसको इनिशिएट करा है। एक प्रोग्राम है, ऑनलाइन टीचिंग हम इसको प्रोग्राम बेसिकली कह सकते हैं। अब इसके तीन बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं इसको रन करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं क्या है, असेस इक्विटी एंड क्वालिटी। हर जगह हर किसी के पास जो है क्वालिटी का मटेरियल पहुंचे, ठीक है, एक इक्वालिटी हम शेयर करें, और दूसरी बात है क्वालिटी वाला मटेरियल जो है हर किसी के पास पहुंचे। तो इसका बेसिकली ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है, प्रिंसिपल्स हैं किसके, स्वयं के। स्वयं की फुल फॉर्म पूछी गई एक बार हमारे एग्जाम के अंदर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है,
स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. This is done through a platform that facilitate holding of all the courses taught in classroom from class 9 till post graduation. तो बेसिकली स्वयं के अंदर जो है सारे कोर्सेज को इंक्लूड करा गया 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो कोई भी इसको असेस कर सकता है. मतलब ऑनलाइन कोर्सेज है, कोई भी बंदा जो है इसको असेस कर सकता है घर बैठकर. नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और आप इजीली जो है कोर्सेज को असेस कर सकते हैं. और कोर्सेज कहाँ तक के मिलेंगे आपको? 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी चीजें मिल जाएंगी आपको. दिस कोर्स इज होस्टेड ऑन स्वयं हैज 4 क्वाड्रेंट्स. तो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके. 4 क्वाड्रेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. एक बार क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द क्वाड्रेंट अंडर द स्वयं. तो कौन सा क्वाड्रेंट नहीं है? तो 4 क्वाड्रेंट है. पहला है वीडियो लेक्चर, इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करे जाते हैं. दूसरा है प्रिपेयरिंग रीडिंग मटेरियल, तो नोट्स भी इसमें आपको बेसिकली मिलता है, रीडिंग मटेरियल भी देखने को मिलता है. उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, क्विजेस भी होती हैं इसके अंदर, और एक डिस्कशन फॉर्म है. फोर्थ आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ आपको. डिस्कशन फॉर्म है फोर्थ हमारा, जिसके अंदर जो है जो लर्नर्स हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ रिगार्डिंग देयर क्वारीज. ठीक है, तो 4 इसके क्वाड्रेंट्स है. कौन कौन से हैं? वीडियो लेक्चर्स है, रीडिंग मटेरियल है, तीसरा इसमें आप टेस्ट क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड द फोर्थ वन इज डिस्कशन फॉर्म, जिसमें आप एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं. तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो 4 क्वाड्रेंट है, याद रखना. चलिए, टू एंश्योर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इज प्रोड्यूस एंड डिलीवर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड. तो स्वयं के लिए 9 हमारे बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, और बाकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर? स्वयं के अंदर. तो ये कौन कौन से हैं? इनकी फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना. AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ठीक है, फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज. नेप्टेल है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग. तो इंजीनियरिंग का जो कोर्सेज है सारे प्रोवाइड करने का जो काम है वो नेप्टेल का है. यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि एमकॉम की अगर बात करें तो इन सब चीज़ों के लिए जो प्रोवाइड करता है वो यूजीसी है, एमकॉम एमए के लिए. सीईसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, याद रखना फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है. फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के रिगार्डिंग जो कोर्सेज मेंटेन करता है वो सीईसी करता है. एनसीईआरटी अगर हम बात करें, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन. NIUS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन. इग्नू की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स. IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज. और नीटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो बहुत बार आस्क की गई हैं, तो होप सो इन फ्यूचर भी देखने को मिल सकती हैं. अब बात करते हैं स्वयं प्रभा की. ठीक है, मिलता जुलता है स्वयं के साथ स्वयं प्रभा. अब स्वयं प्रभा क्या है? बेसिकली एक ग्रुप है किसने? 32 DTH चैनल्स. तो बेसिकली इसमें चैनल्स का एक ग्रुप बना रखा है, उसको नाम दिया है स्वयं प्रभा का. ठीक है, जो आप टीवी देखते हो घर में उसी में ही हमारा इन चैनल्स को ऐड किया गया है. स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, 4 आवर्स कम से कम ये प्रोग्राम का हमको देखने को मिलता है. तो 24/7 बेसिस पर है ये. G15 सैटेलाइट को यूज करके इनको टेलीकास्ट किया जाता है इन चैनल्स को. एवरी डे देयर विल बी ए न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स. तो कम से कम 4 घंटे का हमको हर दिन कंटेंट देखने को मिलता है हमारे टीवी के ऊपर, स्पेसिफिक चैनल्स के ऊपर, जिसमें पढ़ाया जाता है. बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो टीच करते हैं उन चैनल्स के ऊपर. ओके, जो कि 5 मोर टाइम्स इन ए डे उसको रिपीट भी करा जाता है. ठीक है, तो लाइव टेलीकास्ट को रिपीट भी करा जाता है 5 टाइम्स ए डे, मोर देन 5 टाइम्स. द चैनल आर अप लिंक फ्रॉम बाइस गांधीनगर. तो वहाँ से इसको लिंक करा गया है. द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय नेप्टल, IITs, UGC, इग्नू. तो इनके थ्रू क्या किया गया है, इस कंटेंट जो है प्रोवाइड करा जाता है. जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्होंने ही हायर करे होते हैं, वो ही क्या करते हैं बेसिकली टीच करते हैं. द इन्फ्लुमिनेट सेंटर मेंटेन्स अ वेब पोर्टल. तो जो वेब पोर्टल है उसको मेंटेन करने का जो जिम्मा ले रखा है वो इन्फ्लुमिनेट गांधीनगर में जो है उसने ले रखा है. चलिए, अब हम बात करते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. फ्रेंड्स, CBCS जो है आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में रहा है. ठीक है, अभी भी स्टार्ट हुआ. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इस सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट भी कर दी है, जिसमें आप क्रेडिट अर्न करते हैं. ओके, और उनका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर देखने को मिलता है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, सो द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड एक कैफेटेरिया टाइप अप्रोच. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है. तो किस तरह की अप्रोच है? बेसिकली कैफेटेरिया है जहाँ पे आपको एक ही रूफ के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. इन विच द स्टूडेंट कैन टेक कोर्स ऑफ देयर चॉइस. कि हम अपनी चॉइस का कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं. जैसे कैफेटेरिया में क्या, वट एवर जो चीज़ आपको चाहिए आप ले सकते हो, इसलिए ले सकते हो. एक ही जगह पे एक ही सब रूफ के नीचे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है. सेम इसी में भी है. जिस चॉइस की चीज़ आप लेना चाहते हो, जो सा कोर्स आप करना चाहते हो वो आप इजिली कर सकते हो.
एट देयर ओन पेस अंडरगो एडिशनल कोर्स एंड एक्वायरिंग मोर देन द रिक्वायर्ड क्रेडिट। तो बेसिकली उन कोर्स को करके आप क्रेडिट को क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। जैसे कि मैंने बीकॉम करी, बीकॉम के बाद मुझे डिग्री मिल गई, लेकिन इनको करने के बाद हमें क्रेडिट्स मिलते हैं, जिन क्रेडिट्स को हम यूज कर सकते हैं। यूज इन द सेंस हम कह सकते हैं इन फ्यूचर हमें उसके ऊपर बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। Okay, it's desirable that higher education move to CBCS and implement the grading system। तो बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम पर ये क्या करते हैं, हमारे काम करते हैं। चलिए, अब टाइप्स ऑफ कोर्स CBCS के अंदर कितने तरह के कोर्स होते हैं, तो बेसिकली 3 तरह के कोर्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कौन कौन से कोर्स होते हैं? एक कोर है, इलेक्टिव है एंड फाउंडेशन कोर्स है। तो 3 तरह के कोर्स देखने को मिलते हैं हमें अंडर द CBCS। ओके, वन बाय वन हर एक कोर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कोर कोर्स। कोर्स नाम से पता लग रहा है, मेजर जो कोर्स रहता है उनको कोर कोर्सेज के नाम से हम जानते हैं। सो देयर में बी कोर कोर्स इन एवरी सेमेस्टर। दिस इज द कोर्स विच इज कंपल्सरी स्टडीड बाय स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट की चॉइस नहीं होती, इसमें कंपल्शन है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है ये कोर्स। ठीक है, जैसे कि PhD का कोर्स वर्क होता है, हर किसी के लिए कंपल्सरी है। ठीक है, सेम इसी तरह इसका एक मेजर कोर्स रहता है जो हर एक सेमेस्टर में क्या है, करना ही पड़ता है। इसके बाद है इलेक्टिव कोर्स। तो एन इलेक्टिव कोर्स में भी कॉल्ड एज जेनरिक इलेक्टिव, फोकसिंग ऑन दोज कोर्सेज विच एड जेनरिक प्रोफिशिएंसी टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू हैंडल ऑल द टास्क। तो बेसिकली ये मेजर पार्ट नहीं है, ये स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को इंप्रूव करता है। जो जेनरिक एबिलिटीज है उनको इंप्रूव करने का काम करता है इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। एन इलेक्टिव कोर्स में भी डिसिप्लिन सेंट्री और में भी चूजन फ्रॉम अनरिलेटेड डिसिप्लिन, इट में बी कॉल्ड एन ओपन इलेक्टिव। तो बेसिकली डिसिप्लिन सेंट्रिक भी हो सकता है, मान लो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं तो मैं कॉमर्स से रिलेटेड भी हो सकता है। इट में भी अनरिलेटेड डिसिप्लिन। तो सपोज करो मेरे को कॉमर्स की चीज नहीं समझनी है, मेरे को किसी और चीज के अंदर कोई और इंटरेस्ट है, तो मैं उसको भी अंडरटेक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर मेरा इंटरेस्ट है तो उसको भी मैं साथ साइड बाय साइड कर सकता हूँ। तो वो अनरिलेटेड डिसिप्लिन का कहलाएगा, लेकिन उसके भी मुझे क्रेडिट मिलेंगे इन फ्यूचर, उसको भी मुझे बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। चलिए, थर्ड है हमारे पास फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन में 2 तरह के कोर्स आ जाते हैं, एक होता है कंपल्सरी और एक होता है इलेक्टिव। कंपल्सरी फाउंडेशन कोर्स आर बेस्ड अपॉन द कंटेंट दैट लीड्स टू द नॉलेज एनहेंसमेंट। तो कंपल्सरी जो होता है वो हमारी बेसिकली नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए होता है। और अगर हम बात करें किसकी, इलेक्टिव की, तो दे आर मैंडेटरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। इलेक्टिव कोर्सेज आर वैल्यू बेस्ड एंड एम्ड एट मैन मेकिंग एजुकेशन। तो बेसिकली जो इलेक्टिव है, देखो इलेक्टिव तो नाम से पता लग रहा है, ये कंपल्शन नहीं रहता इसकी, ये सिर्फ हमारी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, हमारी वैल्यूज को जो है इंप्रूव करने का काम करते हैं। जितने भी इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, जो सोशल स्किल है वो बेसिकली हमें इलेक्टिव से ही सीखने को मिलती है। ठीक है, तो फाउंडेशन के अंदर 2 तरह के कोर्सेज अगेन बन जाते हैं हमारे, एक कंपल्सरी और दूसरा इलेक्टिव हमें देखने को मिलता है। होप सो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने हाईलाइट करके आपको शो कर रखा है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। आपका सिंगल लाइक मेरे को काफ़ी मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में वीडियोस बनाने के लिए। चलिए, ओके, ये थोड़े से अभी टॉपिक हमने डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर MCQ देख लेते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग CS। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा जो है इनकरेक्ट है। CBCS is a framework to provide choice for elective and optional to student. It can be implemented through online programs. MOOC can be used to provide choice-based credit system by institutions. Generic elective and skill enhancement are provided under CBCS. तो बेसिकली फ्रेंड्स CBCS जो है जरूरी नहीं है कि उसको ऑनलाइन ही करा जाएगा। यूनिवर्सिटी जो है आज के टाइम में ऑफलाइन भी इस प्रोग्राम्स को चला रही है, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाएगी। In which of the teaching models the learner is mostly self-directed and responsible for his or her own learning। तो कौन सा ऐसा टीचिंग मॉडल है जिसमें जो लर्नर है वो सेल्फ डायरेक्टेड रहता है। ओके, तो एंड्रागोगिकल मॉडल, पैडागोगी मॉडल, फ्लिप क्लासरूम मॉडल और रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल। ओके, तो फ्रेंड्स इसका एंड्रागोगिकल आ जाएगा, हालांकि इसका रिफ्लेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों ही ऑप्शन जो है इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, हालांकि जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका फर्स्ट ही आंसर हमें दे रखा है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये CDP का है। जनरली स्कूल टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, बट रिसेंटली अगर आप एग्जाम्स देखेंगे नेट के तो उसमें काफ़ी बार इसके क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं। डेट्स वाई मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड करा है। हालांकि इसका कोई मेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, बट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए डिस्कस करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, पहली बात तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया किसने था। तो बेसिकली जो इसका नाम रखा गया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। ही डेवलप ए
थ्री हायरार्किकल मॉडल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली ब्लूम ने क्या करा है, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको थ्री हायरार्किकल मॉडल में क्या करा है, क्लासिफाई कर रखा है। अभी तीन मॉडल कौन कौन से हमारे, पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है इफेक्टिव अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। तो फ्रेंड्स इन तीन डोमेन में से जो है क्वेश्चंस हमसे आस्क किए गए हैं लास्ट टाइम में। बेसिकली ये जो मॉडल है ये एक हायरार्की में काम करते हैं, ठीक है, लोवेस्ट टू हायर लेवल पर जाते हैं, तो वहीं से ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो है जनरेट होते हैं। तो बेसिकली तीन डोमेन है हमारे, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है। इन तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, सबसे पहला डोमेन जो है कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव एबिलिटीज की और कॉग्निटिव स्किल्स की हम बात करते हैं। तो बेसिकली जो कॉग्निटिव डोमेन है वो कंसिस्ट करता है मेंटल स्किल्स को। तो जितनी भी हम बात करते हैं मेंटल स्किल्स की, वो सारा पार्ट है हमारा कॉग्निटिव का। जहां भी आपको नजर आए कॉग्निटिव, तो हम बेसिकली मेंटल स्किल्स की हम क्या कर रहे होते हैं, वहां पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। According to this domain, individual proceeds from lower order thinking skills to the higher order thinking skills। तो बेसिकली जो एक इंडिविजुअल है वो किस तरह उसकी स्किल्स काम करती है, तो बेसिकली वो लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल पर क्या करती है, काम करती हैं। इस तरह हमारी स्किल्स जो है वो क्या करती है, वर्क करती हैं। तो ये बात की गई है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, और कॉग्निटिव डोमेन को दिया है किसने था, तो ब्लूम ने ही इसको डिस्क्राइब कर रखा है। तो इसकी जो हायरार्की की है फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लोवेस्ट लेवल अंडर द कॉग्निटिव डोमेन। तो कौन सा लोवेस्ट लेवल है, तो बेसिकली हमारा जो नॉलेज है, स्टार्ट हमारी लोवेस्ट स्किल कौन सी है, नॉलेज है, ठीक है। सबसे पहले जो एक लर्नर है वो अपनी नॉलेज के बेस पर फैक्ट्स को क्या करेगा, याद करेगा, तो वो उसका नॉलेज स्किल्स की वहां पे वो क्या करेगा, यूज करेगा। तो हायरार्की कैसे वर्क करती है हमारी, स्टार्टिंग होता है नॉलेज से, फिर कॉम्प्रिहेंशन, जो फैक्ट्स है आपस में उनको लिंक करा जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। वैसे तो ये पूरा डिटेल में है, लेकिन हमारे लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि हम इसको इतना डिटेल में जाने। हाँ, इसके जो ओवरव्यू के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि इसका स्टेप पूछ लिया था एक बार, जो क्वेश्चन आया था हमारे पास कि किस सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करेंगे, तो ये बताना था। दूसरा जो क्वेश्चन था, हायर लेवल पे कौन सा आता है और लोअर लेवल पे कौन सा आता है, इसका तो हमको ओवरव्यू ही जानना है, इसका डीप डाउन जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलग अगर एक टीचिंग एग्जाम की हम बात करें, स्कूल टीचिंग एग्जाम की, उसमें इसमें से जरूर डीप क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो लोअर लेवल हमारा कौन सा है, इसके अंदर नॉलेज का है, ठीक है, जहाँ पे हम फैक्ट्स के को रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, फिर उसको एनालाइज करते हैं। आफ्टर डेट इवेल्युएशन एंड द लास्ट वन इज, जो हायर लेवल हम बात करते हैं वो है हमारा क्रिएटिंग का, क्रिएटिविटी की, जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी नॉलेज से होती है और एंड हमारा क्रिएटिविटी पर होता है। तो ये है हमारा नॉलेज सॉरी कॉग्निटिव डोमेन। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव डोमेन। अगर हम बात करें इफेक्टिव डोमेन की, तो ये बेस्ड करता है किसके ऊपर, इमोशंस के ऊपर, एटीट्यूड और फीलिंग। तो जहां पर बात करी जाती है फीलिंग की, इमोशंस की, वो है हमारा इफेक्टिव डोमेन। तो दिस डोमेन फोकस ऑन पीपल रिएक्ट इमोशनली एंड देयर एबिलिटी टू फील द पेन और जॉय ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली जो पीपल है इस डोमेन के अंदर क्या है, वो इमोशनली क्या करते हैं, अटैच भी होते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है। अपने पेन को शो करना, ठीक है, मैं खुश हूं तो मैं एक अपने इमोशंस को क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं, ठीक है। मेरा स्माइलिंग फेस है तो मैं अपने इमोशंस को क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। ये पार्ट है हमारा किसका, अफेक्टिव डोमेन का। तो अफेक्टिव डोमेन जनरली क्या है, मैच ऑफ द फ्लोइंग में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक साइड हमें टाइप्स ऑफ डोमेन दे देंगे, दूसरी साइड उसके मीनिंग दे देंगे कि कौन सा डोमेन किस चीज के बारे में बात करता है। तो कॉग्निटिव डोमेन अगर बात करेगा वो मेंटल स्किल्स के रिगार्डिंग करेगा। अगर हम बात करें अफेक्टिव डोमेन की, तो वो बात करेगा इमोशंस, एटीट्यूड, फीलिंग्स के रिगार्डिंग, ओके। अब इसका भी एक हायरार्की है। स्टार्टिंग कहां से होता है, रिसीविंग। आप स्टिमुली के थ्रू मैसेज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगी रिसीविंग से, फिर आप क्या करेंगे तो फ्रेंड्स जो रिसीविंग है वो एक पैसिव फॉर्म है। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है जनरल सेंस में मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। कोई भी उसके ऊपर अभी रिस्पॉन्ड नहीं करा उसने, सिर्फ पैसिव वे में एक लर्नर जो है मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो ये सबसे लोअर लेवल है। जैसे ही मैसेज को रिसीव करा, उसके बाद उसने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करा, तो एक जो लर्नर है वो एक्टिव हो जाता है सेकंड स्टेज के अंदर, वो है हमारी रिस्पॉन्डिंग की, ठीक है। थर्ड स्टेज है वैल्यू। वो जो है, जो मैसेज उसको रिसीव करा उसको लिंक करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू से क्या करता है, उसको बेसिकली लिंक करता है, जो उसके लिए काम का है उसको क्या करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। आफ्टर डेट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, पार्ट्स को क्या करता है, होल में कन्वर्ट करता है, यह है ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद है कैरेक्टराइजिंग।
तो बेसिकली लोअर लेवल हमारा कौन सा है, रिसीविंग का, और हायर लेवल कौन सा है, कैरेक्टराइजिंग का। ओके, तो ये भी एक हायरार्की है हमारी अफेक्टिव डोमेन की, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, हालांकि इसमें से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, होप सो इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम साइकोमोटर डोमेन के ऊपर। ओके, सो दिस इज द थर्ड डोमेन। सो दिस डोमेन ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द एक्शंस। तो बेसिकली ये किसके ऊपर बेस्ड करता है, एक्शंस के ऊपर। अगर हम अफेक्टिव की बात करें तो वो इमोशंस के ऊपर, और अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो मेंटल स्किल्स पर क्या करता है, वर्क करता है, फोकस करता है, बेस्ड है। साइकोमोटर डोमेन फोकस ऑन चेंज एंड डेवलपमेंट इन बिहेवियर और स्किल्स। तो एक लर्नर के अंदर जो उसका बिहेवियर है, उसके अंदर किस तरह का चेंज आ रहा है, पहले वो कैसे रिएक्ट करता था, अब उसका बिहेवियर कैसा है, इस चीज के बारे में जो बात कर रहा है, जो चेंज के बारे में बात कर रहा है, वो है हमारा साइकोमोटर डोमेन। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो जहां पर बात चेंज की लग रही है, चेंज की नजर आ रही है कि उसका बिहेवियर पहले ऐसे था, उसके अंदर पहले इन तरह की स्किल्स से, अब उसने स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, एक चेंज, हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, तो बात करी जा रही है साइकोमोटर डोमेन की। सो दिस लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन आर, तो बेसिकली इसके भी अपने एक लेवल्स हैं जो कि फिलहाल के लिए क्या है, यहाँ से स्लाइड से स्किप हो गए हैं। ओके, एट द एंड हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मोड्स ऑफ लर्निंग। क्या क्या तरीके हैं जो लर्निंग के हैं, बेसिकली टू ही हमारे मोड्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ओके, वेज ऑफ लर्निंग, हम मोड्स ऑफ लर्निंग क्या तरीके हैं, किस तरह हम लर्न करते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहला बेसिकली टू ही वेज है हमारे पास, एक है साइनरस लर्निंग और सेकंड है असाइनरस लर्निंग। साइनरस लर्निंग और असाइनरस लर्निंग, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें साइनरस लर्निंग की, तो ये क्या है, इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट्स गैदरिंग सेम टाइम एंड प्लेस एंड इंटरेक्टिंग इन रियल टाइम। देखो, साइनरस लर्निंग आपको ऐसे याद रखना है, सेम टाइम कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस लर्निंग में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक एडुकेटर का जो टीच कर रहा है, ठीक है, और जो लर्नर है जो लर्न कर रहे हैं थिंग्स को, उन दोनों का सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है। ये होता है साइनरस लर्निंग। तो इसका मतलब इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है और जो स्टूडेंट उसको गैदर कर रहा है, उन दोनों का सेम टाइम पे अवेलेबल होना जरूरी है। अब सेम टाइम पे अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, कि मैंने कहा कि आप मुझे यहाँ मिलना जरूरी नहीं है, आप वर्चुअली वे में भी, वीडियो कॉल में भी अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों सेम टाइम पर प्रेजेंट है, वो भी साइनरस लर्निंग का ही क्या है, पार्ट है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हम जनरली सोचते हैं कि फिजिकल टाइम पे ही हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर कोई बंदा वीडियो कॉल के थ्रू भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो भी साइनरस लर्निंग का ही क्या है, पार्ट है। जैसे कि मान लो मैं आपको कहा कि जूम पे कल से क्लास लगेगी, तो जो जूम पे क्लास लगेगी हम सेम टाइम पे ही डिस्कशन करेंगे, उसका कोई रिकॉर्डिंग बैच नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ साइनरस लर्निंग। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए, एट द साइनस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम लाई एक्टिविटीज सच एज लाइव लेक्चर्स, पार्टिसिपेटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो अगर आप कोई लाइव लेक्चर ले रहे हैं, कल मैंने कहा कि यूट्यूब पर मैं लाइव आऊंगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ साइनस लर्निंग। बट मैं एक वीडियो दूंगा, मैंने कहा कि 6 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, हो सकता है आप उसको किसी भी टाइम देख रहे हो, तो वो असाइनस लर्निंग का पार्ट है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, वो क्या क्या है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो, इमीडिएट सोशल इंटरेक्शन होता है, बेसिकली अगर मान लो मैं लाइव आ रहा हूं, तो अब मैं आपका फीडबैक साथ के साथ ले सकता हूं। फास्टर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है, साथ के साथ आपने कुछ पूछा और मैंने साथ के साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, इससे ज्यादा कम्युनिटी हमें बिल्ड करने की देखते हैं, क्योंकि हम साथ के साथ सामने वाले के डाउट को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। कौन सी इसके ये शेड्यूलिंग डिफिकल्टीज। अब शेड्यूलिंग डिफिकल्टीज है, मान लो मैंने कहा कि 6 बजे सबको लाइव आना है, हो सकता है कोई कहाँ बिजी हो, कोई कहाँ बिजी हो, तो एक शेड्यूल मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। टेक्निकल डिफिकल्टीज, अब लाइव आने के लिए एक नेट की कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, तो हर एक चीज़ को मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफिकल्टीज मुझे देखने को मिलती हैं। एक्सेसिबिलिटी लिमिटेशंस है, हर जगह जो है आप नहीं इसको मैनेज कर पाते, तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, असाइनरस लर्निंग। इसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए। अभी हम बात करते सेम टाइम की, बट इसके अंदर जो है सेम टाइम पे अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली, आप जरूरी तो नहीं है कि जिससे मैं डाल रहा हूँ उसी टाइम आप देख रहे हैं, हो सकता है आप कल देखें, परसों देखें, 1 साल बाद भी देखें। इट्स ए पार्ट ऑफ असाइनरस लर्निंग। So it refers to student assessing material at their own pace and interacting with each other over a longer period. तो बेसिकली सेम टाइम पे अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार मैंने कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया, उसको आप किसी भी टाइम असेस कर सकते हैं।
At the Sanders learning and like activities such as watching pre-recorded lectures, read assigned materials, तो ये हमारा पार्ट होता है किसका, असाइनर्स लर्निंग का। अगर इसके हम फायदे की बात करें तो स्टूडेंट अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके चीज़ों को देख सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। मोर टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड एंगेज विद मटेरियल, ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है, आप किसी भी टाइम वीडियोस को वॉच कर सकते हो। असेसिबिलिटी टू वाइडर रेंज ऑफ स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसकी असेसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें क्या होना था, सेम टाइम पे अवेलेबल होना पड़ता है। हर एक स्टूडेंट के पास सेम टाइम पे अवेलेबल होने का टाइम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी भी टाइम आप वीडियोस को वॉच कर सकते हो, तो असेसिबिलिटी हम यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि लिमिटेड कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ठीक है, रिक्वायर ग्रेटर सेल्फ डिसिप्लिन, लॉस ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। तो जैसे कि डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, मान लो वीडियोस तो काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। मैंने आपको कहा कि 6 बजे क्लास लगेगी, अगर आप डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं तो आप 6 बजे रेगुलर आएंगे और आप अपना काम टाइम से करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि एक वीडियो में डालूंगा उसको, हो सकता है आप इतना आलस करें कि मैं सोचे कल करूंगा, नहीं कल देखूंगा, फिर परसों कहोगे मैं परसों देखूंगा, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, होप सो आपको दोनों के दोनों जो मोड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक जरूर करना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, जितनी भी कंप्लीट यूनिट्स की वीडियो मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, रिमेनिंग यूनिट्स जो हमारी रह गई हैं। अब हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। अगेन एक सीडीपी का पार्ट है, बट रिसेंट टाइम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आज किए गए हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस टॉपिक को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, लर्निंग डिफिकल्टीज है क्या? लर्निंग डिफिकल्टी क्या है? एक लर्नर है, उसको डिफिकल्टीज अराइज हो रही हैं किसी भी चीज को याद करने में या किसी भी वे में, उसको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज अराइज हो रही हैं। अब वो डिफिकल्टीज कई तरह की हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अपेसिया, डायलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और एडीएचडी। तो ये कुछ डिफिकल्टीज हैं जो अराइज होती हैं एट द टाइम ऑफ लर्निंग। इनमें से क्वेश्चन कैसे आज किए जाते हैं, एक साइड आपको डिफिकल्टीज दे दी जाएंगी, दूसरी साइड उनके मीनिंग दे दी जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि मैच करिए कौन सी डिफिकल्टी किससे लिंक रखती है। या फिर एक डिफिकल्टी तो ऐसी है जो हर बार पूछी जाती है, चाहे स्कूल टीचिंग एग्जाम हो चाहे नेट का हो, बहुत बार उसके ऊपर क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे हम इसी टॉपिक के अंदर। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपेसिया की। तो अपेसिया क्या है? इट इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच और वर्ड्स। एक जो लर्नर है वो ढंग से जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाता, ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड मैंने लिखा उसको ढंग से प्रोनाउंस कर नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पर जो उसको डिफिकल्टी अराइज हो रही है वो होती है अपेसिया। कौन सी होती है? अपेसिया, कि उसको स्पीच में प्रॉब्लम है या वो वर्ड्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, ढंग से नहीं बोल पा रहा, उस टाइम पर कहेंगे कि जो डिफिकल्टी अराइज हो रही है वो कौन सी है, वो है अपेसिया। नेक्स्ट है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया क्या है? डिफिकल्टी इन रीडिंग, यही जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, हर बार पता नहीं क्या इस डिफिकल्टी, ऐसी कौन सी लर्निंग डिफिकल्टी है कि जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे सारे के सारे हमें डायलेक्सिया से ही देखने को मिलते हैं। तो डायलेक्सिया का मतलब क्या है? रीडिंग के अंदर डिफिकल्टी, कि मान लो मुझे एक पैराग्राफ दे दिया और मेरे को ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, उस टाइम पर जो डिफिकल्टी अराइज हो रही है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म में डायलेक्सिया, उसको नाम दिया गया है डायलेक्सिया। उसके बाद है हाइपरलेक्सिया। अब हाइपरलेक्सिया क्या है? देखो, हाइपरलेक्सिया जो है अपेक्सिया की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड की एबिलिटी जो है, मान लो एक 5 साल का एक बच्चा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एटलीस्ट 1000 वर्ड्स को इजिली क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, या इतने सेंटेंस को वो इजिली पढ़ सकता है। लेकिन उसी के साथ का एक दूसरा बच्चा है जो कि उसके एज जितने जो बच्चे हैं उनके जितना नहीं पढ़ पाता है, उसकी उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो क्या करे, चीज़ों को ढंग से रीड कर पाए। हालांकि वो रीड तो कर सकता है। मान लो एक 4th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसको 4th क्लास के जितना भी कंपैरिजन करा जाए वो उनके कंपैरिजन में थोड़ा डाउन है, वो सिर्फ 2nd क्लास के एज तक का ही मटेरियल को इजिली हैंड ओवर कर पाता है, पढ़ पाता है। तो यहाँ पर जो उसकी डिफिकल्टी अराइज हो रही है वो कौन सी है? हाइपरलेक्सिया है, ठीक है। हाइपरलेक्सिया फार अबव व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी एज का बच्चा इतना तो पढ़ लेगा, लेकिन वो उतना भी नहीं पढ़ पा रहा है, उससे थोड़ा लेवल डाउन है। उस टाइम पर जो डिफिकल्टी अराइज हो रही है वो है हाइपरलेक्सिया। होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया, अब नाम से पता लग रहा है कैलकुलिया कि एक जो लर्नर है उसको कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी अराइज हो रही है। मैंने उसको कहा कि 5 into 4,
वो ईजिली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इस केस के अंदर जो डिफिकल्टी अराइज हो रही है उसको नाम दिया गया है डिसकैल्कुलिया। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैच ऑफ द फ्लोइंग में ही जनरली आज किया जाएगा ये आपसे। इसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? एक लर्नर जो है उसको लिखने में दिक्कत आती है, तो डिफिकल्टी इन राइटिंग, उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। होप सो क्लियर है, हो गया होगा। इसके बाद है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है? यहाँ पर जो फिजिकल मूवमेंट्स, जितने भी एक लर्नर फिजिकल मूवमेंट्स कर रहा है वहां पर उसको डिफिकल्टी अराइज हो रही है, उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो ए वाइड रेंज ऑफ एवरीडे फिजिकल टास्क विच इन्वॉल्व मोटर स्किल्स, जिसमें हमें फिजिकल मूवमेंट करनी पड़ती है, वहां पर कोई डिफिकल्टी अराइज हो रही है, उसको हम कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है वो जंपिंग उससे नहीं होती है, ठीक है, या फिजिकल प्ले के अंदर वो सही से नहीं कर पाता है, तो उसको जो डिफिकल्टी हो रही है वो कौन सा है? डिस्प्रेक्सिया। इसके बाद हम बात करते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको इसकी जनरली फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है और एक बार पूछी भी गई है। ठीक है, हालांकि नेट में नहीं पूछी गई है, लेकिन स्कूल टीचिंग एग्जाम में ये जनरली पूछी जाती है, जैसे जिनमें टेट के एग्जाम्स होते हैं वहां पर बहुत बार इसका जिक्र करा जाता है। ओके, तो ये किस तरह की डिफिकल्टी है, डिसऑर्डर है? सो इट इज ए मेंटल डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है, अटेंशन ढंग से नहीं दे पाता है, क्लास में तो है लेकिन इजिली ग्रैप नहीं कर पाता, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके जो दिमाग है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को ग्रैप भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो डिफिकल्टी उसको राइज हो रही है उसका नाम दिया गया है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ADHD, हाइपर अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली उसको जो प्रॉब्लम राइज हो रही है वो कौन सी हो रही है? थिंकिंग की, मतलब कि मेंटली जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चीज़ों को इतनी अटेंशन के साथ नहीं कंसंट्रेट कर पाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो डिफिकल्टी है वो कौन सी है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो होप सो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो हम जिसमें बेसिकली बात करेंगे टीचिंग के मेथड्स की। वैसे तो जनरल सेंस में हम बात करें तो एक ही कॉमन मेथड है, लेक्चर बेस्ड टीचिंग। टीचर आता है, क्लास में लेक्चर देता है और चला जाता है, तो ये सबसे कॉमन मेथड है। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि फॉलोअप किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आस्क किया जाता है एग्जाम के अंदर। चलिए डिस्कस करते हैं उन मेथड्स को। सो टीचिंग मेथड्स आर द वेज टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट इन ए क्लासरूम। तो बेसिकली टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं? ये तरीके हैं जिससे एक टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है किसको? स्टूडेंट्स को। हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर व्हाट दे हैव लर्न। तो बेसिकली उनकी हेल्प करता है चीज़ों को याद करवाने में, ठीक है। तो ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि बात करें अगर हम, तो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, लेक्चर बेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, काइनेटिक लर्निंग, गेम बेस्ड, एक्सप्लेनेशनरी लर्निंग। तो कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, नाम से पता लग रहा है कि इन मेथड्स में क्या होगा, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि हमें यूनिक से नजर आ रहा है, जैसे कि एक्सप्लेनेशनरी लर्निंग है, ये एक अलग सा, काइनेटिक है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। तो वन बाय वन हम हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैच ऑफ द फ्लोइंग में जनरली इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एक साइड हमें मेथड्स मिलेंगे, दूसरी साइड हमें मीनिंग मिलेगा, और मैच ऑफ द फ्लोइंग में उसका क्वेश्चन हमसे आस्क किया जाएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नाम से पता लग रहा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो टीचर है ना, वो स्टूडेंट्स की स्किल्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने मेथड को क्या करता है? चेंज करता है। इसका मतलब एक क्लास है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के और डिफरेंट डिफरेंट नीड्स वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं। जैसे कि मान लो कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है, कोई ब्लाइंड है, ओके, तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही एक टीचर क्या करता है? टीच करता है। अब जो ब्लाइंड है उसको बोर्ड पे कराने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, उसको बोलकर ही चीजें क्या करनी पड़ेगी? करानी पड़ेगी। कोई डेफ है, सुनता सुनना मतलब कि बहरा है, तो उस केस के अंदर उसको बोर्ड पर ही करवाना पड़ेगा, बोलने का वहां पर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड क्या है? इट इज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग टेलर्ड एजुकेशन प्लान, मतलब कि हर एक के लिए जो प्लान बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगा फॉर स्टूडेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट नीड्स। तो बेसिकली स्टूडेंट की नीड को एनालाइज करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही एक टीचर क्या करेगा? टीच करेगा, ठीक है। As all people have different abilities and talent, it is beneficial for a teacher to adapt their teaching style to unique. They are also keep in supporting students with disabilities. तो basically ये जो method है, ये basically वहाँ
ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। ठीक है? वहाँ पर ही हम इस मेथड को जनरली प्रेफ़र करते हैं और ये है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्योंकि एक अगर रेगुलर क्लासरूम है, जहाँ पर सब ऑल स्टूडेंट गुड हैं, तो उसमें हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ पर स्टूडेंट डिसेबल्ड है, कोई मान लो मेंटली डिसेबल्ड है या कोई फिज़िकली हैंडिकैप्ड है, किसी भी तरह से हो सकता है, उधर जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये मेथड बेसिकली कहाँ फॉलो किया जाता है, किस सिचुएशन के अंदर? तो इसको बेसिकली वहीं फॉलो किया जाता है जहाँ पर जो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर इसको वहीं फॉलो किया जाता है। इसके बाद है लेक्चर बेस्ड लर्निंग। काफ़ी कॉमन मेथड है फ्रेंड्स, जनरल सेंस में हम यूज़ करते हैं इसको। तो एक ट्रेडिशनल वे है टू स्ट्रक्चर क्लासरूम इन विच टीचर एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, घूर के देख रहा होता है टीचर क्या करा रहा है। ठीक है? पैसिव जो रोल रहता है स्टूडेंट का वो इसी मेथड के अंदर रहता है। एक टीचर लेक्चर देगा, लेक्चर देकर चला जाएगा, स्टूडेंट सुन रहा होगा, माइट बी पॉसिबल कि वो ना सुन रहा हो, उसका इंटरेस्ट ना हो। तो लेक्चर बेस्ड लर्निंग एक ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है। आज के टाइम में काफ़ी मेथड्स और आ चुके हैं जो इसको रिप्लेस करने में लगे हुए हैं। ठीक है? तो ये इफेक्टिव मेथड हम इसको नहीं कह सकते लेक्चर बेस्ड लर्निंग को। ठीक है? कहीं न कहीं पैसिविटी क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। चलिए, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं हम टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। नाम से पता लग रहा है एक टीचर क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, एआई का यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है स्टूडेंट्स को टीच करने में। ठीक है? अब वो टेक्नोलॉजी में क्या है, लाइक कंप्यूटर, टैबलेट्स का, जैसे कि आजकल हम बात करें तो यूट्यूब के ऊपर भी हम देखते हैं कि स्मार्ट बोर्ड के थ्रू एक टीचर क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है। ठीक है? आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, उसके ऊपर आप टाइप भी कर सकते हो, पीपीटी भी रन कर सकते हो, वट कुछ भी है। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है। तो ये एक इनोवेटिव वे है और आफ्टर कोविड टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप लर्निंग। नाम से अगेन फिर हमें पता लग रहा है कि ग्रुप लर्निंग क्या है। यहाँ पर टीचर क्या है, क्लास को डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और ग्रुप्स को टास्क अलॉट की जाती हैं। उसके ऊपर जो ग्रुप्स है वो डिस्कशन करता है और अपने सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसको कहते हैं हम ग्रुप लर्निंग, जहाँ पर हम क्लास को डिवाइड कर देंगे किसके अंदर, ग्रुप्स में। तो जनरली ये जो लर्निंग है, ये जो मेथड है, वहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है जहाँ पर जो क्लास का साइज है वो कैसा है, लार्ज है। ठीक है? तो ग्रुप लर्निंग जनरली तभी इंप्लीमेंट करा जाता है जब क्लास का साइज जो है वो क्या है, लार्ज है। चलिए, नेक्स्ट है इंडिविजुअल लर्निंग। अब ग्रुप लर्निंग का अपोजिट है इंडिविजुअल लर्निंग। तो इंडिविजुअल लर्निंग के क्या है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव इंडिविजुअल लर्निंग सो दैट दे कैन वर्क बाय देमसेल्फ। सॉरी। तो बेसिकली इंडिविजुअल लर्निंग में क्या होता है, हम हर एक स्टूडेंट को अलग अलग टास्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक टीचर ने क्या करा, असाइनमेंट प्रोवाइड करी, हर एक स्टूडेंट को अलग अलग असाइनमेंट प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे जो बेसिकली रोल जो है एक इंडिविजुअल का दिखाई देगा कि उसने असाइनमेंट में क्या प्रिपेयर करा है। तो इट्स ए मेथड ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग। इसको हम इंडिविजुअल लर्निंग मेथड के नाम से जानते हैं, जिसमें हम सिंगल स्टूडेंट की स्किल्स को एनालाइज करते हैं। ओके? इसके बाद है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जो टीचर का रोल है वो थोड़ा सा पैसिव हो जाता है और स्टूडेंट का एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट को खुद से ही इंक्वायरी करनी होती है। टीचर तो सिर्फ एक टास्क बताएगा कि आपको इस पे काम करना है, स्टूडेंट खुद से इंक्वायरी करेगा, खुद से सॉल्यूशन को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्रमोट द आइडिया ऑफ लर्निंग बाय इन्वेस्टिगेशन वेयर स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट प्रोजेक्ट, आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर बाय देमसेल्फ। भाई स्टूडेंट ही खुद करेगा। ठीक है? स्टूडेंट ही क्वेश्चन आस्क करेगा, स्टूडेंट ही उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, सब कुछ ही स्टूडेंट करेगा। तो भाई टीचर के लिए भाई बेनिफिशियल मेथड लगता है ये तो, कि स्टूडेंट ही सब कुछ करे जा रहा है। आई थिंक स्टूडेंट का रोल सबसे ज़्यादा एक्टिव है और टीचर का रोल कुछ ना कुछ पैसिव हो चुका है। ठीक है? टीचर सिर्फ गाइड करेगा। जैसे कि हम पीएचडी के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक गाइड जो बेसिकली हमारा होता है, ठीक है, उसका काम ही गाइड करने का होता है। वो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। करना तो भैया खुद ही पड़ेगा, एक रिसर्च स्कॉलर को सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है? तो while teacher act as a resources in the times, the goal is for student to solve problems and discover information on their own। तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे रोल क्या रहता है, एक्टिव रहता है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवर इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ओन। चलिए, नेक्स्ट है काइनेटिक लर्निंग। तो काइनेटिक लर्निंग क्या है, इट इज़ द नोशन ऑफ लर्निंग थ्रू मूवमेंट्स। एक स्टूडेंट जो है मूवमेंट्स कर कर क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। अब मूवमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि हैंड गेस्चर का यूज़ कर रहा है टीचर्स, जैसे कि बेसिकली टीचर्स क्या है, गेस्टर्स का यूज़ कर रहा है। जब वो पढ़ा रहा है तो हाथ चलाकर दिखा रहा है कि चिड़िया, अगर मान लो एक
प्राइमरी की टीचर है, वो हाथ हिलाकर दिखा रही है कि चिड़िया कैसे उड़ती है, तो वो अपने गेस्चर्स का यूज़ कर रही है, जिससे ईज़िली अंडरस्टैंड हो रहा है सामने वाले को। तो इसको कहते हैं हम काइनेटिक लर्निंग, जहाँ पे मूवमेंट करके हम सामने वाले को समझा रहे हैं, वो क्या होता है काइनेटिक। तो जनरली जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं, छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो वो ऐसे एक्शंस कर कर दिखाते हैं कि वो होती है हमारी बेसिकली काइनेटिक लर्निंग। ओके, इसके बाद है एक्सपेडिशनरी लर्निंग। तो एक थोड़ा सा यूनिक पार्ट रहेगा हमारा एक्सपेडिशनरी लर्निंग। ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। अब हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज सीखने के पर्पज से ज़्यादा मैटर नहीं करती है, जब तक आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में नहीं डाल लेते। जैसे कि मान लो हम अकाउंट्स बनाना सीख जाते हैं, 11 अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो 11th-12th में वो अकाउंट्स मेंटेन करना सीख जाता है, बट स्टिल वो उसकी क्या होती है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। रियली में कुछ और होता है, जब आप कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वो थ्योरेटिकल से काफ़ी हटकर होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं गेन करोगे, इसमें बेसिकली इस लर्निंग मेथड में क्या करा जाता है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको कन्वर्ट करा जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट करता है टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को गेन करता है। जैसे कि मान लो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी और मैंने सीखा कि कार कैसे चलाते हैं, वो तो एक थियोरेटिकल नॉलेज है, बट जब मैं रियलिटी में कार चलाने निकला तो उसको मैंने क्या करा, थ्योरेटिकल नॉलेज को कन्वर्ट करा किसमें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में। सो दिस कैन बी प्रोजेक्ट, केस स्टडी एंड लैब एक्सपेरिमेंट इन द क्लासरूम और फील्ड ट्रिप्स टू प्लेसेस अराउंड योर स्कूल और कम्युनिटी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक टीचर क्या है लैब में एक्सपेरिमेंट करवाता है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाता है कि किस तरह अगर आप एसिड को ऐसे मिक्स करोगे तो क्या गैस बनेगी। तो इन द सेंस ये सब चीज़ें जो है किसका पार्ट है, एक्सपेडिशनरी लर्निंग का। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गेन करा जाता है स्टूडेंट के थ्रू, ये आ जाता है किसका, एक्सपेडिशनरी लर्निंग। होप सो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन डाले हैं, सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, मैंने कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं डाला है, जस्ट फॉर द सेक कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, बेसिक बेसिक। सो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अफेक्टिव डोमेन। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है कि कौन सा जो अफेक्टिव डोमेन का पार्ट नहीं है। रिसीविंग, एनालाइजिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो एनालाइजिंग हमारा अफेक्टिव डोमेन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच मेथड ऑफ द टीचिंग द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट। तो स्टूडेंट्स को खुद से ही मेथड क्या करने होते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है। तो केस स्टडी, ह्यूरिस्टिक, फ्लिप क्लासरूम और डेमोन्स्ट्रेटिव। ह्यूरिस्टिक मेथड एक ऐसा है जहाँ पर स्टूडेंट जो है खुद से ही मेहनत करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग। तो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो टीचिंग एक इंपॉर्टेंट मेथड भी रहा है। ठीक है, आजकल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फॉलो कर रही है, जो हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो काफ़ी माइक्रो टीचिंग पर फोकस कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, किस तरह किसने दिया था, ये सब चीज़ें जानेंगे। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर भी जनरेट हुए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है, किसके लिए है, टीचर्स के लिए। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, एक टेक्निक है और किसके लिए है, टीचर्स के लिए है। फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। तो बेसिकली मान लो मैं टीचर हूँ, तो मान लो क्या मैं तो हुई एक टीचर, तो क्या है, मुझको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो इसकी एक टेक्निक डिस्कवर की गई है जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। अब होता क्या है, इस टेक्निक के अंदर एक स्मॉल ग्रुप बिठाया जाएगा, ठीक है, और मुझे कोई टॉपिक अलॉट कर दिया जाएगा, उस टॉपिक को मुझे प्रिपेयर करना है और उस ग्रुप को क्या करना है, टीच करना है। अब हो सकता है वो ग्रुप मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कोई और भी हो, ठीक है, कोई और इन द सेंस जिसको उस फील्ड की नॉलेज है, कोई भी। सपोज करो मेरे डिपार्टमेंट के ही टीचर्स वहाँ बैठ गए, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से टीचर हूँ और मेरे डिपार्टमेंट के ही टीचर वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी पार्ट है किसका, माइक्रो टीचिंग का। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे इवेल्युएट करा जाता है, मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता हूँ, सामने वाले मुझे गाइड करते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है किस चीज़ की, माइक्रो टीचिंग की। अब ये दिया किसने था कंसेप्ट, ये दिया था ड्वाइट डब्ल्यू एलन। तो इन्होंने जो है इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया था इन 1963। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आस्क किया गया है, हु प्रोपाउंड द माइक्रो टीचिंग टर्म। तो ये किसने दी, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल्स एंड हेल्प टू डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। तो बेसिकली यहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स को क्या करा जाता है, क्रिएट किया जाता है, रियल सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। लगता है कि आप एक क्लास को टीच कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है, ज़्यादा लार्ज हमारी पूरी क्लास नहीं होती है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वो आपके स्टूडेंट्स ही होंगे, कोई भी वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है। इन द ओरिजिनल प्रोसेस ए टीचर वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर ए शॉर्ट लेसन यूजुअली 20 मिनट्स। तो जनरली शॉर्ट लेसन प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, फॉर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर। मोस्ट ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाइडली यूज माइक्रो। तो आज के टाइम में काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माइक्रो टीचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं,
टीचर्स की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत बार आस्क किया जाता है, प्रोसेस भी इसका इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले टीचर क्या करेगा? प्लान करेगा, उसको एक कंसेप्ट दिया जाएगा जिसके ऊपर वो अपनी पीपीटी या अपने प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। उसके बाद वो उसको टीच करेगा, पीपीटी को रन करेगा, टीच करेगा, जो ग्रुप बैठा है उसको टीच करेगा। फिर वो फीडबैक लेगा, सामने वाले ग्रुप से फीडबैक लेगा। अगर मान लो मैंने कोई टॉपिक टीच करा, मैंने जैसे मान लो आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है? अब ज़रूरी तो नहीं है मैं परफेक्ट टीच कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आएँगी यहाँ पर, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि सर आपकी यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ, थोड़ा-सा स्लोली आप स्पीक करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुझे पता है ये थोड़ी-सी एक वीकनेस है कि हो सकता है कि जो टोन है वो काफ़ी फ़ास्ट हो, ठीक है? तो इस तरह के आप फीडबैक मुझे दोगे। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर उन्हीं चीज़ों को चेंज करके बनाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक कांसेप्ट होता है, पहले प्लान होता है, फिर टीच करा जाता है, फिर फीडबैक। अब फीडबैक से अपनी कमियों को ढूँढा जाएगा, फिर दोबारा से रीप्लान करूँगा, फिर रीटीच होगा, फिर री-फीडबैक लिया जाएगा। इसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? मेरी स्किल्स क्या हो जाएँगी? इम्प्रूव हो जाएँगी। मुझे अपनी कमियाँ क्या हो जाएँगी? पता लग जाएँगी। उससे क्या होगा? कल को जो स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँगे, जो भी कांसेप्ट मैं उनको टीच करूँगा, ठीक है? तो ये माइक्रो टीचिंग क्या है? इट बेसिकली टेक्निक्स है टीचर्स के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज कितनी तरह की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन आया हुआ है एक आधी बार, ज़्यादा तो नहीं आया हुआ, एक आधी बार आ जाता है, ठीक है? तो नॉलेज बेसिकली 4 तरह की होती है। एक होती है फैक्चुअल नॉलेज, दूसरी कंसेप्चुअल, थर्ड प्रोसीजरल एंड लास्ट वन इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो दीज आर द 4 टाइप्स। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है? तो बेसिकली 4 तरह की हमारे पास नॉलेज है, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। चलिए बात करते हैं फैक्चुअल नॉलेज। अब फैक्चुअल नॉलेज नाम से पता लग रहा है, ऐसी नॉलेज जो फैक्ट बेस्ड होती है, जिसमें हम फैक्ट्स को रिमाइंड करके चलते हैं, ठीक है? वो होती है हमारी फैक्चुअल नॉलेज। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी लर्न थ्रू रिपीटिशन एंड कमिटमेंट टू मेमोरी। तो बेसिकली जिसको हम लर्न करते हैं, ठीक है? कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, तो वो होती है हमारी फैक्ट बेस्ड नॉलेज। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ बाय नोइंग वेयर टू असेस फैक्चुअल नॉलेज वी नीड। तो हम बेसिकली वेयर टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन इन बुक्स। तो ये फैक्चुअल नॉलेज हमें कहाँ पे मिलती है? इंटरनेट पे भी मिल जाती है, ठीक है? कुछ भी फैक्ट्स बेस्ड हैं हमारे, ठीक है? बुक्स में भी देखने को मिल जाती है, जर्नल्स। इट इज़ कॉमन नॉलेज एंड कैन बी सक्सेसफुल इन मीटिंग ए गोल नोन द रिलेटेड फैक्ट्स। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फैक्चुअल नॉलेज वो होती है जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें हमें फैक्ट्स को रिमाइंड करना होता है। मेमोरी बेस्ड ये हमारी नॉलेज कहलाती है, इसमें हमें चीज़ों को याद करके चलना पड़ता है, ठीक है? ये होती है फैक्चुअल नॉलेज। अब आती है कंसेप्चुअल नॉलेज। अब कंसेप्ट बेस्ड जो नॉलेज रहेगी, जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, वो जो हमारी नॉलेज रहेगी वो कंसेप्चुअल नॉलेज है। फैक्ट्स के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं किसी दूसरी टर्म्स के साथ, वो रहेगी हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज। तो conceptual knowledge related to the factual knowledge, conceptual knowledge can be understood as knowing the interrelationship among the details and elements that make a large structure। तो बेसिकली हम यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं किसके अंदर? कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर। बेसिकली कंसेप्चुअल नॉलेज इज नोइंग दैट फैक्ट्स कैन बी ऑर्गेनाइज। तो बेसिकली जो फैक्ट्स हमने कलेक्ट कर रहे हैं फैक्चुअल नॉलेज के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नॉलेज पर। नेक्स्ट है हमारी प्रोसीजरल नॉलेज। अब प्रोसीजर नॉलेज क्या है? एक्सपीरियंस गेन थ्रू सम इम्प्लिसिट नॉलेज कैन बी कॉल्ड एज प्रोसीजरल नॉलेज। अब मान लो मेरे पास कुछ चीजें ऐसी जो मुझे पता है, जिस चीज के बारे में मुझे पता है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उन नॉलेज का, उस नॉलेज का यूज कर कर नए एक्सपीरियंसेस में गेन कर रहा हूं, वो होती है कौन सी? प्रोसीजर नॉलेज। जैसे मान लो मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, मुझे पता है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जो मुझे पता है, ये मेरे लिए इम्प्लिसिट नॉलेज है जो मेरे पास ऑलरेडी है। उस नॉलेज का यूज कर कर अब मैं कोई नया एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। सपोज करो मुझे बैंक में जॉब मिल गई, अब बैंक में जॉब सारी होती इसी चीज के रिगार्डिंग है, डेबिट क्रेडिट, हम ये सब चीजें करते हैं। इन चीजों का मैंने यूज करा जो नॉलेज मेरे पास थी एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, तो ये कहलाएगी कौन सी? प्रोसीजरल नॉलेज। इट कैन सिंपली स्टेटेड एज नोइंग हाउ टू डू समथिंग, क्योंकि प्रोसीजर की बात हो रही है। इट इज डिफाइंड नॉलेज अटेन बाय प्रैक्टिसिंग और एक्सरसाइजिंग ए टास्क। तो जो नॉलेज हम चीजों को प्रैक्टिस करने से हम गेन कर रहे हैं, याद रखना प्रैक्टिस हम तभी करेंगे जिस चीज के बारे में हमें ऑलरेडी पहले से कुछ पता होगा, ठीक है? तो ये होती है हमारी प्रोसीजरल नॉलेज।
इसके बाद है मेटाकोग्निटिव नॉलेज। तो मेटाकोग्निटिव नॉलेज क्या है? ये रिफ्लेक्ट करता है वंस वे ऑफ थिंकिंग। मैं किसी चीज के प्रति क्या सोच रहा हूं, मेरा सोचने का तरीका क्या है, यहां पर बात आती है किसकी? मेटाकोग्निटिव नॉलेज की। हाउ टू यूज पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मैं एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उस सॉल्व करने के लिए हर किसी के पास जो सॉल्यूशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। अब वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो डिपेंड करता है उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पर, कि वो किस तरह उसके बारे में सॉल्यूशन सोचना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर जो नॉलेज जनरेट होगी वो कौन सी होगी? मेटाकोग्निटिव। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इवैल्यूएशन एंड इट्स टाइप। तो इवैल्यूएशन जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हर बार हमें इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, और जो क्वेश्चन है वो हमारे में ज्यादातर मैच ऑफ द फ्लोइंग में देखने को मिलता है, जहां पर एक साइड हमें टाइप्स दे रखे होते हैं और दूसरी साइड उसका मीनिंग दे रखा होता है और हमें मैच करना होता है। ओके, हम सारे टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं इवैल्यूएशन है क्या। तो बेसिकली अगर इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन से मतलब है हमारा जजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, जजमेंट मतलब कि हम किसी भी स्टूडेंट को बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? इवेल्युएट कर रहे हैं। किस बेस पर? एविडेंसेस के बेस पर। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट है जिसने 2 महीने क्लास लगाई, अब हमें उसको इवेल्युएट करना है तो हम क्या करेंगे? जनरली उसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, या हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख लेंगे, या हम उसके क्लास रिस्पॉन्स को देख लेंगे। ठीक है, इस बेस पर हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। तो बेसिकली इवेल्युएट करने के लिए एविडेंस का होना जरूरी है, तभी आप किसी को इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, और एविडेंस हमें कहां से मिलेंगे? गैदर थ्रू असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन। या तो हम उनका एग्जाम लेंगे तब हमें पता लगेगा कि किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, या हम क्या करेंगे? डिटेल असेसमेंट करेंगे, तब हम जान सकते हैं कि सामने वाले की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं क्या? इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन कोई एक तरह का नहीं होता। जनरली हम बात करते हैं कि हम एग्जाम लेके सामने वाले को इवेल्युएट कर रहे हैं, लेकिन इवेल्युएशन के इन रियलिटी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। चलिए, तो कितने तरह के इवेल्युएशन? टोटल 9 टाइप्स के हमारे इवेल्युएशन है जो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं? फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिक, नॉर्म, क्राइटेरिया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन है। पहली बात तो इस इवैल्यूएशन को इंटरनल इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। अब फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? मतलब हम किसी भी कोर्स के दौरान ही सामने वाले को, स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं। कोर्स के दौरान, याद रखना, ऐसा नहीं है कि हम एक कोर्स को कंप्लीट होने के बाद इवैल्यूएट करेंगे। हम जैसे ही कोर्स चल रहा है हम साथ के साथ सामने वाले को क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आज मैंने कुछ पढ़ाया और बाद में मैंने उनसे सुन लिया कि क्या तुम्हें समझ आया ही नहीं आया, तो ये रहेगा हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो इट इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ प्रोग्राम व्हाइल द प्रोग्राम एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस। तो जब हमारी प्रोग्राम ऐसी एक्टिविटीज चल रही होती हैं उस टाइम पर हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। इट इज डन टू सी द नॉलेज बेस ऑफ द स्टूडेंट। तो बेसिकली नॉलेज बेस को जानने के लिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। अब आता है समेटिव इवैल्यूएशन, बिल्कुल अपोजिट है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। अब समेटिव इवैल्यूएशन को हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ जजिंग द परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब मैं 6 महीने से बच्चों को पढ़ा रहा था, 6 महीने बाद मैं उनका एक टेस्ट ले रहा हूं और उसके बेस पर मैं क्या करूंगा? उनको इवेल्युएट करूंगा। तो जनरली जो मेथड हमारा फॉर्मुलेट किया जाता है वो समेटिव इवेल्युएशन ही है। जितना भी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में जो इवेल्युएशन दिया जाता है, बेसिकली जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं, वो हमारे समेटिव इवेल्युएशन का ही टाइप्स है। तो समेटिव में हम क्या करते हैं? बेसिकली एट द एंड हम क्या करेंगे? स्टूडेंट को इवेल्युएट करेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस का मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट चल रहा है, अब इसमें क्या है? इन डेप्थ हम क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे किसी भी स्टूडेंट को। तो इट ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कोज इन लर्निंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल। तो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन है वो एक डिटेल्ड इवेल्यूएशन होता है, जिसमें हम डीप डाउन किसी भी स्टूडेंट को क्या करते हैं? इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, उसकी वीकनेस को जानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को जानते हैं, एक डिटेल हम क्या कर रहे हैं? इवेल्युएट कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को। इस टाइप को कहते हैं हम डायग्नोसिस इवेल्युएशन। अब हम बात करते हैं प्रोग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। तो प्रोग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या होता है? इट इज एन एक्ट ऑफ मेजिंग एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर कैरियर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट रिस्पॉन्सेज।
उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बेस पर हम फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं अंडर द प्रोग्नोस्टिक इवोल्यूशन। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है जिसने आज मैं जब भी प्रेजेंटेशन लेता हूँ काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, तो मैंने एक उसका पर्सपेक्टिव देखा कि कहीं ना कहीं उसमें एक टीचिंग वाली कैपेबिलिटी है कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो मैंने क्या करा, उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेस पर एक फ्यूचर के रिगार्डिंग उसको क्या दिया, हिंट दिया कि तुम्हारे में जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक टीचर वाली हैं, क्योंकि एक टीचर का बेसिकली मोटिव क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस इवोल्यूशन को मैं क्या कहूँगा, प्रोग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहूँगा, जिसमें मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ किस चीज़ का, फ्यूचर का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस इवोल्यूशन और नॉर्म रेफरेंस इवोल्यूशन। ये दोनों पार्ट्स काफी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्राइटेरिया रेफरेंस इवोल्यूशन, इस टाइप में क्या होता है, हम जो इवेल्युएट करते हैं वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इवेल्युएट करते हैं। मतलब मैंने क्राइटेरिया बना लिया कि जितने भी स्टूडेंट्स के 60% से अबव आएंगे वो स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे और वो बेस्ट स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब 60% तो एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया हो गया कि जितने भी क्रॉस हो जाएंगे 60% से अबव वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्राइटेरिया रेफरेंस, वो क्या हो जाएंगे, हमारे बेस्ट स्टूडेंट कहलाएंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस इवोल्यूशन, जहां पर जो इवेल्युएट किया जाता है किसी भी फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट करा जाता है। ठीक है, तो जितना भी परसेंटेज बेसिस होता है वो हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस इवोल्यूशन का ही पार्ट है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो परसेंटेज होता है वो क्राइटेरिया रेफरेंस का है, क्योंकि हम एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड तैयार कर देते हैं जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को मेजर करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। इसी का अपोजिट है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। अब नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, यहां पर कंपैरिजन किया जाता है स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ। जैसे कि आजकल जो है एनटीए यूजीसी कॉमर्स का जो रिजल्ट है परसेंटाइल में आ रहा है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स का कंपैरिजन किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये पार्ट है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो क्राइटेरिया में बेसिकली प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन नॉर्म्स में क्या होता है, स्टूडेंट का ही स्टूडेंट के साथ क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। सो परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट विद अ ग्रुप बीइंग टेस्टेड और बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर एज। तो जैसे कि नेट का एग्जाम होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में है, सेम कॉमर्स का बात करते हैं, वो इवनिंग में भी है। अब जितने स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग में दिया तो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट को मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स के साथ ही क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। इवनिंग वालों को इवनिंग वालों के साथ इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बेस पर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो ये पार्ट हो जाता है हमारा नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन का। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन सी होती है, जो बिगिनिंग में करा जाता है, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने से पहले बिगिनिंग में जो है इवैल्यूएशन जो करा जाएगा वो कहलाएगा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। बेसिकली इसमें हम नॉलेज और स्किल्स को जानते हैं। जैसे कि मान लो मैं बीकॉम का आज फर्स्ट बैच टीच करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, लेकिन उनको टीच करने से पहले मैं उनका एक बार इवैल्यूएशन करूंगा कि उनके पास कितनी नॉलेज है, ताकि मैं हैंडल कर सकूँ। अगर उनके पास बेस क्लियर है उनका, तो मैं उसको एडवांस लेवल से शुरू करूंगा। अगर उनका बेस भी क्लियर नहीं है तो मैं उनको डीप डाउन जाकर ही स्टार्ट करूंगा। तो इस इवैल्यूएशन को मैं क्या कहूंगा, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहूंगा। होप सो बात क्लियर होगी। चलिए, तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिले हैं। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। तो अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंस जानना है लर्नर्स के बीच में, तो कौन सा इवैल्यूएशन यूज करा जाएगा, कौन सी असेसमेंट करी जाएगी, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोसिस, पीयर असेसमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो असेसमेंट करी जाएगी वो कौन सी होगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ए टीचर टीचेस इन ए स्केल डाउन सिचुएशन ऑफ टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड। तो मैक्रो, माइक्रो, सैम्पलिंग और कोऑपरेटिव। तो इसको हम कहते हैं क्या, माइक्रो टीचिंग। ओके, तो होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा एंड था। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, हमने सारे इवैल्यूएशंस के पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नॉलेज के टाइप डिस्कस कर लिए हैं। ओके, माइक्रो टीचिंग क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया है। मेथड्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर लिए हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज भी डिस्कस, मोड्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ डोमेन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। कहीं भी कमी आई हो प्लीज़ वो भी बता देना कमेंट करके, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। लाइक से एक मोटिवेशन मिल जाएगा आने वाले टाइम में और ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की या पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।